निगार बेगम ने बमुश्किल मुंह में दलिए का चम्मच डाला हुसैन के, मगर मुंह का जाविया बिगड़ने की वजह से कोई भी ग़िज़ा अंदर को नहीं जाती थी। अभी भी सारा दलिया होंठ के किनारे से गिरकर सारे कपड़ों को ख़राब कर रहा था। निगार ने गुस्से से दलिए से भरा प्याला साइड पर पटका और फिर दुपट्टे में चेहरा छुपाकर बेबक कर रो पड़ी। कितनी कोशिशों के बाद बमुश्किल हुसैन ने 3-4 दिनों में 1-2 चम्मच लिए थे और बाकी का सारा तो कपड़ों पर गिरता रहता। उसी वक्त शाजिया कमरे में दाखिल हुई तो उसने माँ को ऐसे रोते देख गहरा सांस लिया। अब रोने का क्या फ़ायदा माँ जी, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अब बाबा सारी ज़िंदगी ऐसी मोहताजी की ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर तुम भी इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो कौन हिम्मत करेगा फिर। उधर हाशिम को देखो, पता नहीं किससे लड़कर आया, सारा चेहरा सारा जिस्म ज़ख्मी हुआ। अस्पताल जाने का बोलो तो चीखने चिल्लाने लगता है। ऊपर से तुम्हारा भी 24 घंटे का रोना बंद नहीं होता। बस कर दो, अब समझौता करना ही पड़ेगा तुम्हें इस सब के साथ। उसने कमरा समेटते उकताकर कहा तो निगार ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया। पता नहीं किसकी नज़र खा गई मेरे घर को, अल्लाह गर्क करे उन सबको। निगार बेगम का भी तकिया कलाम बन चुका था। काश कि कोई उन्हें बता सकता कि बिला वजह की बद्दुआएं खुद पर ही पलट आती हैं। शायद उनकी बद्दुआएं भी उन पर पलट रही। जिसने भी किया है सुख से तो खैर वो भी नहीं रहेगा। सारी ज़िंदगी का अजाब लिया है उसने अपने सर, अल्लाह पूछेगा उसे तो। अपने हंसते बसते घराने को यूं तिनकों की तरह बिखरते देखकर उसका हाथ दिल पर पड़ा। एक लम्हे को निगाह हुसैन पर पड़ी तो कलेजा मुंह को आया, दिल पर बोझ पड़ने लगा। हाशिम को क्या हुआ है भला, वो क्यों ऐसा करने लगा? क्या पहले ही अब ज़िंदगी में परेशानियां कम है जो वो भी मेरे लिए परेशानी का नया गड्ढा खोद रहा है? निगार बेगम ने गहरा सांस लेकर दुपट्टे से चेहरा रगड़ा और साइड टेबल पर धरा प्याला फिर से उठा लिया। इन 3-4 दिनों में वो बहुत बूढ़ी और थकी थकी सी लगने लगी थी। वो निगार जो हर लम्हा खिलता गुलाब लगा करती थी उस वक्त किसी बोझल और मुजमहिल सी खातून से कम नहीं लग रही थी। मैं नहीं रह सकती अब इस माहौल में, और शाम ही में मैं और अमीना अपने घर जा रहे हैं। फ़ोन कर दिया है मैंने बख्तियार को, लेने आ जाएंगे वो हमें। और खुदा के लिए माँ जी, उसने हाथ जोड़कर माथे पर रखे, मुझे रोकना मत घर जाने से। उकता गई हूँ मैं इस हर वक्त के कब्रिस्तान वाले माहौल से। एक बेजार निगाह माँ बाप पर डालकर वो कमरे से बाहर निकली तो निगार बेगम की ठंडी आबे साख्ता थी। जिंदगी एक ही रात में क्या से क्या हो गई थी, तलपट, बेरौनक, थका देने वाली। दलिया एक बार फिर बहकर लिबास को ख़राब करने लगा तो हुसैन की दाईं आंख से आंसू फिसला। अब और बचा ही क्या था सारी ज़िंदगी सिवाय रोने के। दूसरी जानिब बीजान ने अपनी मगरिब की नमाज से सलाम फेरा था। अमल भी उन्हीं के साथ उन्हीं के कमरे में नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वली का चेहरा सामने आते ही आंखें भर गए। उसने भी सलाम फेर कर उनकी जानिब देखा तो उसकी अपनी हालत अजीब होने लगी। वो ठीक हो जाएगा बीजान, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है वो फ़िलहाल ख़तरे से बाहर है, होश भी आ जाएगा जल्दी उसे, आप बस दुआ करें, इंशाल्लाह। बीजान से ज़्यादा बात नहीं की जा रही थी। हलक में जमा होते आंसू भला कब कोई बात करने देते हैं। उन्हें तसल्ली देकर वो भी जाए नमाज समेटती उठ खड़ी हुई। बीजान से ज़्यादा बात नहीं की जा रही थी। हलक में जमा होते आंसू भला कब कोई बात करने देते हैं। उन्हें तसल्ली देकर वो भी जाए नमाज समेटती उठ खड़ी हुई। अभी उसे फिर से कई घंटे अपने कमरे में बंद होकर उसके लिए दुआएं मांगनी थी, वो दुआएं जो कभी रद्द नहीं जाती। रात के अंधेरे में उसकी बोझल सी आंखों की बंद पलकों में हल्की सी जुम्बिश हुई। हाथ की 1-2 उंगलियों में भी बहुत धीमी सी जुम्बिश महसूस की जा सकती थी। फिर उसने आहिस्ता से पलकों को जुदा किया। अस्पताल का नीम तारीख सा मंजर वाज़ेह हुआ। मटियाले रंग की ऊंची दीवारें शफाफ थीं। उसने नकाहत से 1-2 बार आंखें बंद करके खोली, लेकिन पलकों पर गिरा मनोबोझ जैसे हर लम्हे बढ़ता जा रहा था। उसने होले से हाथ को उठाकर देखा तो उसमें जा बजा सुइयां लगी थी। बेख्तियार ही उसकी निगाह सामने लगे टेबल से परे सोफे पर सोते असगर पर पड़ी तो वो चौंक गया। जल्दी से गर्दन आसपास फेर कर देखा मगर कमरा खाली था। उसने उठने की कोशिश की तो कंधे से पीछे कमर तक एक दर्द की बेसाख्ता लहर दौड़ गई। उसकी कराह निकली तो असगर यकदम जागा। वो उठने की कोशिश में शदीद गैर आराम दे रहा था। पेट पर आए घाव तकलीफ देने लगे। असगर जल्दी से आगे बढ़ा, फिर उसके सर के नीचे हाथ देकर उसे तकिए पर दरुस करके लिटाया। दर्द की शिद्दत से फूलती सांसों की परवाह किए बगैर उसने असगर को चुभती हुई नज़रों से देखा तो वो जो उस पर चादर दरुस करता सीधा हो रहा था यकदम चौंका। तो वो तुम थे उस रात? असगर को उसका अंदाज समझ नहीं आया। किस रात? उस रात जिस रात मुझे हाशिम ने गोलियां मारी थी। उसने गहरा सांस लिया और फिर आराम से उसे देखा। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो, हाशिम कैसा है? उसका अगला सवाल बहुत बेसाख्ता था। असगर जो मुस्कुरा कर उसे कुछ हल्का फुल्का कहने लगा था रुक गया। उसके ऐसे पूछने का मतलब वो समझता था।
मुझे क्या पता वो कैसा है। मज़े से कंधे उचकाए गए। वली की नज़रों ने उसके हाथों तक का सफ़र किया। उनकी ऊपरी जिल्द फटी हुई थी और ज़ख्म पर कोई मरहम ना होने की सूरत में ज़ख्म खुश्क होने लगा। क्या किया है तुमने उसके साथ? वली के माथे पर हस्बे आदत बल उभरे। असगर को यकदम तैश आया, मारा है साले को। और कुछ? मेरे मामलात से दूर रहो असगर। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस सब में अगर मैं मर भी रहा हूँ तो तुम कभी दरमियान में नहीं आओगे। फिर क्या है ये सब? अगर वो यूं इस तरह बिस्तर पर ना होता तो उसे एक आधा थप्पड़ तो जड़ ही देता। अच्छा, लेकिन मैं तो अब दरमियान में आ गया हूँ वली। अब मैं क्या करूँ? ओह गॉड, हाशिम क्या करेगा मेरे साथ? कहीं वो मुझे, ओह गॉड, कहीं वो मुझे तो किडनैप नहीं कर लेगा ना? उसने मुंह पर हाथ रखकर डरने की भरपूर अदाकारी की तो वली का गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ असगर। हाँ तो मैं कब मजाक करता हूँ? मैं वाकई बहुत डर गया वली। मुझे तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। देखो अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसका कसूर नहीं था। कमीने को ड्रामाज ने बिगाड़ रखा था उसके। असगर, मैं संजीदा हूँ और तुम भी जानते हो कि मैं कितनी सख्ती से तुम्हें मना कर चुका था। लेकिन कोई बात कैसे समझ आएगी तुम्हें? दिमाग तो खराब है तुम्हारा। वली की ऊंची आवाज़ में बेपनाह गुस्सा था। मगर वो असगरी क्या जो उसके गुस्से का असर ले ले। सारी दुनिया वली के गुस्से से कांपती थी मगर असगर, वो अपनी तर्ज का आखिरी पीस रह गया था। एक बात मेरी गौर से सुनो वली सरकार। वो उसकी निस्वारी आंखों में झांकता आहिस्ता से उसके बेड पर हाथ रखता झुका। पहले वाले असगर से यकदम मुख्तलिफ सा, संजीदा और गहरा। जब मैं रिंग में रेसलर की हैसियत से उतरता था ना, तो मेरे कोच मुझे हमेशा एक बात समझाया करते थे कि अगर ये ताकत किसी कमज़ोर पर आजमाने के लिए जमा कर रहे हो तो अभी के अभी इस रिंग से बाहर निकाला, क्योंकि ये इस रिंग की तौहीन है। लेकिन अगर यही ताकत किसी जालिम के हाथ तोड़ने के लिए इकट्ठी कर रहे हो तो रिंग तुम्हारा मैदान है। तबाह कर डालो सब। मैंने अपने रेसलिंग करियर में सीखा है वली कि जो बातों से ना समझे उनको कभी बातों से समझाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। मैंने भी उसे हाथों से समझाया और ऐसा समझाया कि ज़िंदगी के कई सालों तक वो इस सबक को भूल नहीं सकेगा। फिर हाथों को मज़े से सीने पर बांधता वो सीधा हुआ। वली को मुस्कुराकर भवें उचकाते देखा, जैसे अब कर लो जो करना है, कह रहा चले जाओ मेरे सामने से अभी। उसने जब से बस यही कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा वली, चुप करके लेटे रहो तुम यहाँ। और एक बात तो बताओ, ये जब हाशिम तुम्हें गोलियां मार रहा था तब तुम कोई ड्रामा शूट करवा रहे थे क्या? आगे बढ़कर उसके दांत नहीं तोड़ सके तुम? या ये भी अब सिखाना पड़ेगा तुम्हें? हकीकत में तुम खुद मरना चाहते थे, है ना? लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की वजह से मैं ठीक से मर भी नहीं सका। थैंक्स टू यू। उसने उकता कर चेहरा फेर लिया। असगर हंस दिया, फिर सर हिलाता सोफे पर जाकर बैठा, जैकेट उतार कर खुद पर फैलाई और लेट गया। एक तो जिंदगी बचाओ, ऊपर से नखरे खत्म नहीं होते। आइंदा बेटा तू कर ऐसे, अगले बंदे को छोड़कर तुझे मारूंगा। उसे वार्न करता वो सोफे पर दराज हुआ तो वली ने तब कर चेहरा उसकी जानिब फेरा। किसी को बताया तो नहीं इस सब के बारे में? उस बेवकूफ़ से हर चीज़ की उम्मीद की जा सकती थी। ओए ऐसा वैसा, आधे गांव को खबर है तुम्हारे इस एक्सीडेंट की। अब चुप करके सो जा, नींद आ रही है मुझे। उसने करवट ली तो वली का दिल किया अपने बाल नोच ले सर के। अभी वो उठ सकता तो उसे शूट कर देता। तुम जैसे दोस्त हो तो इंसान को क्या ही किसी दुश्मन की तमन्ना हो। सो जा यार। असगर की बहुत बेजार सी आवाज़ सुनाई दी थी दूसरी जानिब से। असगर के बच्चे, वली ने दांत पीसे। मुझे उठने दो इस बेड से, फिर देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। एक राज नहीं संभाला गया बेवकूफ़ से। एक मिनट, मैंने मना किया था तुम्हारे उस नवाज को, लेकिन भाई यहाँ तो सबको तकरीरें करने का बहुत शौक है। एक मेरे बाबा कम थे जो और भी लोग शामिल हो गए इस काफिले में। मैंने जब उसे मना किया कि किसी को ना बताए तो जनाब को उस वक्त मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। भुगतो अब खुद ही, जब ऐसा बेकार मुलाजिम रखा है तो। जैकेट को गुस्से से झटक कर दोबारा अपने ऊपर डालता असगर जैसे यकदम ही तप गया था। उसकी तफ्तीश खत्म नहीं हो रही थी। क्या सरदार बाबा आए थे यहाँ? हाँ आए थे। वो अब के बिल्कुल सीधा होकर लेट गया। उसकी लंबी टांगें सोफे पर पूरी नहीं आ रही थीं और खुद को सोफे पर एडजस्ट करने में वो बेजार होने लगा था। वली ने सर तकिए पर रखा तो उसने यूं ही चेहरा तिरछा करके उसे देखा। क्या हुआ, कोई मसला है? उसने गहरा सांस लिया। नहीं, कोई इशू है तो बताओ। सोच रहा हूँ कि अब हाशिम आगे क्या करने वाला है। खैर ये बताओ कि मुझे यहाँ से निकलने में कितने दिन लग जाएंगे? 15-20 दिन तो लगेंगे। क्यों? उसके पूछने पर वली ने एक गहरा सांस लिया और उसकी जानिब देखा। मैं उसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा असगर। वो क्या करना चाहता है मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। अभी तुम आराम करो फ़िलहाल। 1 महीने तक तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक से बैठकर खा भी नहीं सकता वो तो। टेंशन मत लो, वो जो भी करेगा देख लेंगे उसे। उसने चंद लम्हे असगर को देखा और फिर इस बात में सर हिलाता आंखें मूंद गया।
कुछ था जो उसे बेसुकून कर रहा था, और ये तो उसकी ज़िंदगी का तजर्बा था कि जो चीज़ें उसे बेसुकून किया करती थी वो कभी भी सुकून का बाइस नहीं बनी थी। उसने कमज़ोरी से बंद होती आंखों को अपने खोलने की सही नहीं की, मगर जो कुछ भी था उसे चुभ रहा था। स्याह पर्दे पर यकदम एक परी का आँख उभरा तो उसने घबरा कर आंखें खोली। सुइयों में जकड़े हाथ से उसने पेट पर बंधी पट्टी पर हाथ रखा। दर्द की लहरें अब बेतहाशा जिस्म में गर्दिश करने लगी, मगर अब ये दर्द सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं था, ये तो दिल का दर्द था कि जिससे अब हर पल खून रिसा करता था। उसने गहरा सांस लेकर सब कुछ स्याह रात में धकेलना चाहा, मगर जिसे पलट आना हो वो पलट आता है, जैसे वो हर दफ़ा झटकने पर पलट आया करती थी। अपने कमरे में बंद हाशिम बिस्तर पर दराज था। जिस्म था कि किसी पके हुए दाने की मानित बेतहाशा दर्द कर रहा था, और चेहरे पर पड़ने वाली ज़र्ब के बाइस सारे जबड़े में लगता था गोया दर्द इतना था कि फट जाएगा। उसने उठने की कोशिश की लेकिन बेसूद। जिस्म बिल्कुल नाकारा हो गया था। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छाने लगा। बेसाख्ता उसे अपने हाथों पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने चौंक कर हाथ निगाहों के आगे किए तो धक से रह गया। उसके सारे हाथ खून से भीगे थे। उसने बेसाख्ता अपने हाथों को कमीज से रगड़ कर साफ किया तो खून उसके कपड़ों को दागदार करने लगा। यकदम वो घबरा कर बिस्तर से नीचे उतरा और फिर सिंगार आईने में नजर आते अक्स को देखते एक लम्हे के 1000वें हिस्से में वो शल हुआ। उसके हाथ साफ थे। जो लिबास खून से दागदार हो गया था वो भी अब पहले की तरह साफ सुथरा था। उसने बौखलाकर अपने हाथों को उलट पुलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। एक मिनट के लिए गोया दुनिया रुक गई थी उसकी। कुछ देर पहले जो उसे महसूस हुआ वो दर हकीकत कुछ भी नहीं था, बस एक लम्हे का इल्यूजन था जिसने हाशिम के दिलो दिमाग को जकड़ रखा था। और बस उसके निढाल होते वजूद से जैसे जान सिमटने लगी, लेकिन वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बेड पर बेदम होकर बैठते उसने दुखते हाथ से फ़ोन उठाया और फिर चंद नंबर डायल करने लगा। उसके हाथ में लर्जिश थी। इल्यूजन का असर अभी तक बाकी था। कुछ देर बाद फ़ोन से कान लगाए उसके अंदर एक अजीब सी ताकत ने सर उठाया था। एक ऐसी ताकत जो दुश्मन की ज़िंदगी से ज़िंदगी सींचने के बाद जन्म लेती है। मुझे बस तुमसे एक सवाल करना है जोगी। पूछें सरकार। उसकी मुस्कुराती सी मकरू आवाज़ हाशिम के कानों में उतरी तो उसके जिस्म की फरीरी सी दौड़ी अंदर। तुम हमेशा बारिशों में एक कत्ल क्यों करते हो? जब दूसरी तरफ फ़ोन कान से लगाए जोगी ने हाथ में पकड़ा तेज़ धार छुरा पल भर को निगाहों के सामने किया तो उसका फल चमक उठा। एक मुतमईन से मुस्कुराहट जोगी के लबों पर उतरी। जानते हैं सरकार, कत्ल की लत क्या लत होती है? ये एक ऐसा नशा होता है जिसे इंसान चर्स या फिर दूसरी नशावर शैक से जिस तरह आदी हो जाता है ना जिस्म, ऐसे हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला कत्ल 12 साल की उम्र में किया था, और उस वक्त बारिश हो रही थी, गहरी, ताज़ा, बौछार, बहुत गहरी। उसने एक लम्हे को खींचकर सांस लिया जैसे किसी शय की खुशबू अपने अंदर उतारना चाहे। बारिश में खून की बू बहुत तेज़ हो जाया करती है, और उस रात मैंने एक लड़की का कत्ल किया और उसके खून की बू, आह! उसने एक बार फिर सांस लेकर जैसे कुछ महसूस करना चाहा। उसके खून की बू बहुत अच्छी थी, बहुत लजीज, मैं आज तक नहीं भूल पाया। और फिर जब जब बारिश हुई मेरे अंदर कत्ल करने की चाह जड़ पकड़ती गई, क्योंकि बारिश के वक्त खून की बू का अपना ही असर होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ मैं कत्ल करता हूँ वो जगह बहुत ज़्यादा खून आलूद होती हैं। वो इसीलिए सरकार, क्योंकि मैं जानबूझकर इंसान को गैर इंसानी तरीके से छुरा मारता हूँ ताकि खून ज़्यादा बहे और मैं उस खून की खुशबू को सूंघ सकूँ, काफ़ी वक्त तक उसका असर लेता रहूँ। उसकी बातें सुनकर हाशिम के अंदर सब कुछ स्पार्ट हुआ। उसने मुझे और मेरे घर को तबाह करने की कोशिश की। अब मैं उसे बताऊंगा कि असल तबाही क्या होती है। जोगी, तुम्हारा माल तैयार है। एक जवान लड़की का खून तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम होगा। क्या वाकई? दूसरी जानिब से उसकी आंखें पल भर को चमकी। कब करना होगा कत्ल? जिस रात बारिश हो रही हो उस रात। अस्पताल में अपने बेड पर दराज वली दवाइयों के ज़ेरे असर गहरी नींद सो रहा था, ये जाने बगैर कि उससे उसकी ज़िंदगी खींचने की मनसूबाबंदी एक बार फिर से की जा रही थी। फजर की पाकीज़ा सी ठंडक में सुबह की नमाज अदा करके उसने सलाम फेरा और फिर चंद लम्हे चाय नमाज पर ही बैठी रही। वो अल्लाह से बात करना चाहती थी। वो उससे बहुत सी बातें करना चाहती थी, अपनी, वली की, अपने अंदर जमा होती घुटन की, उस स्याह रात की जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, उस सुरंग जिसके पार नूर की चांदनी पिघल कर गिरा करती थी,
उस चाह की जो उसके दिल पर अब हरदम रख्म रहने लगी थी, उस मोहब्बत की जो गलती से हो गई थी, और उस ख्वाब की जो उसने चंद लम्हे पहले देखा था। एक इंतहाई भयानक और दर्दनाक ख्वाब। उसने अपने रुखसार को बेसाख्ता छुआ तो एहसास हुआ वो गीला था। इतने दिन से उसने मजबूत बनकर ज़मान और बीजान को संभाला था। वो उन्हें या फिर खुद को यही दिलासा देती रही कि वो ठीक हो जाएगा, उसे ठीक होना ही होगा। वो उसे देखकर जिया करते थे। उससे कुछ भी भला कैसे हो सकता था। उसने आंसू साफ किए, मगर फिर गोया कभी कोई अनदेखी सी दर्द की टीस ने दिल को जकड़ लिया। आंसू रोकने के बावजूद भी रुखसारों पर पूरी शिद्दत के साथ फिसलने लगे। आज 3 दिन हो गए थे उसे देखे, और ये 3 दिन 3 सदी से कम का अरसा नहीं थे। इन 3 दिनों की अजियत 3 दहाइयों के बराबर थी। बेसाख्ता उसकी हिचकी उभरी। ऐसा ही होता है, बहुत आंसू रोकने की कोशिश में सांसें शोर करने लगती हैं। उसने भी आंसू रोकने की कोशिश तर्क कर दी। ये ऐसे था तो फिर ऐसे ही सही। एकदम अंदर जमे आंसू आंखों से गिरते रुखसारों को भिगोते उसके दुपट्टे में जज्ब होने लगे। उसके चेहरे के गिर्द गुलाबी रंग का दुपट्टा बिल्कुल उसकी सुर्खुई नाक के हमरंग हो चुका था। मत रोया करें, तकलीफ होती है मुझे। उसके कानों में वली की आवाज़ गूंजी थी। वो यकदम चेहरा हाथों में छुपाए रो पड़ी। वो नहीं रोना चाहती थी, क्योंकि उससे वली को तकलीफ होती थी, मगर वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके छुपे चेहरे पर जा बजा आंसुओं के निशान थे। आंसू साफ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका हक नहीं रखता मैं। हाँ, आंसू देने वालों की चमड़ियाँ उधेड़ सकता हूँ। बताएं किसने रुलाया है आपको? उसने घुटने समेटकर सीने से लगाए। वो कानों पर हाथ रखकर उस आवाज़ को रोकना चाहती थी, मगर वो उस आवाज़ को रोक नहीं पा रही थी। वो उसे भूल जाना चाहती थी, मगर वो उसे भूल नहीं पा रही थी। बेबसी सी बेबसी थी। तो ये तय है कि आप सिर्फ तभी बोलेंगी जब आपको गुस्सा आएगा। उसने आंसुओं को मखरूती उंगलियों से साफ किया और फिर खुद में कुछ और सिमट कर रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी। सांसें शदीद तकलीफ के बाइस बोझल होकर बेतरतीब हो रही थी। होंठ लरज रहे थे और सारा वजूद जलजलों की जद में था। वली याद आ रहा था, आए जा रहा था। दिल की अजियत सिवा होने लगी थी हद से। आंखों में बेइंतहा जलन हो रही थी, मगर यादें यादें कभी साथ नहीं छोड़ा करती। सदा इंसान के वजूद में बसेरा किए रहती हैं, और किसी जज्बाती लम्हे के ज़ेरे असर यूं बाहर निकलकर जिस्म से जान खींचा करती हैं। यादें जानलेवा होती हैं, बेहद बेहिसाब। मुझे कड़ी सज़ाओं से डर लगता है, इसीलिए मैं बहुत शराफत से आपको लेने आ जाऊंगा। यकीनन फिर तो माफ़ी सहल हो ही जाएगी। बहुत बुरा था वो, नफ़रत थी उसे उससे। बदतमीज़ था वो, बहुत तकलीफ़ दिया करता था उसे, अजियत दिया करता था। हाँ, वो उसे पसंद नहीं करती, वो उसे कभी पसंद नहीं कर सकती, वो उसे कभी भी याद नहीं करना चाहती थी, मगर वो उसे याद कर रही थी। छोड़ दूँ अकेला? कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं वली, मुझे अकेला मत छोड़ें। मैं नहीं रह सकूंगी आपके बगैर। मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी। मैं कभी भी किसी की दुल्हन नहीं बनना चाहती। पलट आएं वली, मैं आपके लिए बहुत सी दुआएं करूंगी। मैं हर पल दुआएं करती हूँ वली आपके लिए। मैं आपसे कभी गाफिल नहीं होंगी। उसका दुपट्टा आंसुओं से भीगने लगा। क्यों इतने मुश्किल सवाल करती हैं आप? वो तो सिर्फ मुश्किल सवाल किया करती थी। और वली, वो कितनी मुश्किल बातें कर जाया करता था। अपनी मौत की बातें, ज़िंदगी के इख्तिताम और अंजाम की बातें, अजियत और तकलीफ़ दे बातें। बेख्तियार कुछ याद आने पर उसने सर उठाया था। एक पल को सारी दुनिया गोया ठहर गई थी। फिर एक लम्हे की भी देर किए बगैर वो उठी और कमरे से बाहर की जानिब दौड़ी। जीनों से उतरते वक्त उसकी लंबी गुलाबी कमीज ठंडे जीनों को छू रही थी। सफ़ेद रंग का चूड़ीदार पाजामा भी उसकी जुम्बिश पर झलक रहा था। गुलाबी दुपट्टा जो चेहरे के गिर्द बंधा था वो अब खुलकर गले में झूल रहा था। रो क्यों रही हैं आप? उसने खामोश पड़ी हवेली को नज़रअंदाज किया और जीने पार करके जल्दी जल्दी उसके कमरे की जानिब भागी। खुले बाल अब के पीछे की जानिब उड़ रहे थे और दुपट्टा पूरा झूल कर उसके हाथों पर गिर रहा था। उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर तेज़ी से अंदर आकर सिंगार मेज़ पर रखी चीज़ों को आगे पीछे करके कुछ तलाशा। उसके आंसू सूख चुके थे और उनके खुश्क निशान उसके रुखसारों पर कोई भी महसूस कर सकता था। उसने आगे बढ़कर उसकी अलमारी का पटवा किया। दुपट्टा आपके नीचे कालीन पर गिरा था और वो किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर कुछ तलाश रही थी।
गलत फहमी हुई है आपको कांता जी। सजाएं देना मेरा काम है ही नहीं, भला किसी और का काम मैं कैसे कर सकता हूँ? आप इनसे पूछ लें कि क्या मैंने कभी सजा दी इन्हें। सब जगह तलाश करने के बावजूद भी वो कहीं नहीं था। वो की चेन जो उसने वली को परफ्यूम के साथ तोहफे में दिया था वो अब कहीं नहीं था। उसका दिल डूबने लगा। वली ने उसका दिया परफ्यूम कचरे में फेंक दिया था, मगर वो उस की चेन को नहीं फेंक सका। वो ऐसा नहीं कर सका था। उसके कदमों से एकदम जान खत्म हुई थी। क्यों? क्यों वो उसे तकलीफ देता रहा? वो जानता था कि अमल को उसके इस अंदाज से तकलीफ हुआ करती थी, जभी तो वो हर मोड़ पर उसकी बेकदरी किया करता था ताकि वो उससे दूर हो जाए, उससे दूर चली जाए। उसने सर दोनों हाथों में थामा और अलमारी के बंद पट से लगकर बैठती चली गई। कोई इंकशाफ था जो उस पर उस फज्र में हो रहा था। करें, शौक से करें नफ़रत, मोहब्बत करने को मैंने आपसे कभी कहा भी नहीं था। वली अहमद उससे मोहब्बत करता था, वो उससे बेजार नहीं था। ना ही उसने कभी उसे दिल से झटका था। जब भी तो उसका वो तोहफा फेंक नहीं सका था। वो करना चाहता था मगर वो ये नहीं कर सका था। उसके आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। गुलाबी सी धुंधली नमी में उसका मंजर धुंधलाने लगा। आप अच्छी बच्ची हैं, मुझे पता है आप मेरी बात ज़रूर मानेंगी। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुपाया, मगर सब कुछ बिखर कर सामने पड़ा था। सब कुछ बिखरता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था। दूसरी जानिब वली ने सुइयों पर जकड़े हाथ में की चैन को एक नज़र देखने के बाद कैद किया। उस की चैन में उसकी जान थी। हर लड़की अमल नहीं होती, और ना वली को किसी और से कुछ लेना देना। वो अब तक चेहरा घुटनों में दिए रो रही थी, और वली भीगी आंखों से मुट्ठी में कैद की चैन को देख रहा था, जिसकी बारीक सी जंजीरें उसकी मुट्ठी से निकलकर नीचे को गिर रही थी। अमल की हिचकियां आपके पूरी हवेली में सुनाई देने लगी थी। उसने चंद पल को बोझल पल के मूंदी, फिर किसी की आवाज़ पर उसकी आंखें खुली। डॉक्टर्स उसके कमरे में दाखिल हो रहे थे। उसने आसपास निगाह घुमाकर असगर को तलाशा, मगर वो कुछ लम्हे पहले ही शायद कमरे से बाहर गया था। बेदाग से सफ़ेद कोट में मलबूस डॉक्टर असफर यंग सा था, और उनके साथ डॉक्टर अरहम उनके सीनियर। दोनों की खुशगवार सी मुस्कुराहट पर उसके चेहरे पर नर्म सा तासुर बिखर गया। अलबत्ता मुस्कुराहट अब भी गायब थी।